जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरविंद क्लासेस पर। चलिए, हमने कल पिछली वीडियो में हिस्ट्री की देखा था हर्यक वंश के बारे में। उसकी चलिए थोड़ी सी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो हर्यक वंश है उसके जो संस्थापक हैं वो है विमसार। विमसार के बाद जो उसके पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। और उनके अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन था, जो उन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और शासन किया था। लेकिन उसके बाद नागदशक जो हैं, पिता की मृत्यु के बाद शासन को संभाला। और जो इनका सेनापति था वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग जो नागदशक था वो एक अयोग्य शासक था, जिसकी वजह से शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी। तो शिशुनाग ने हत्या करने के बाद नागदशक की शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो चलिए हम बात करते हैं अब शिशुनाग वंश के बारे में। अगर हम शिशुनाग वंश के कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल का समय है वो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश के बारे में चलिए एक एक करके हम सभी शासकों के बारे में जानते हैं। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं वो है शिशुनाग, और इन्होंने जो राजधानी बनाया पटना से वैशाली को बनाया। शिशुनाग के बाद उनके पुत्र कालाशोक ने राजभार को संभाला। जो कालाशोक थे वो वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया। वो भी इसका जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने क्या करवाया, बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया। फिर इसके जो कालाशोक हैं उन्होंने वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। यहाँ पर कई देशों से शिक्षकों की भीड़ लगी और यहाँ पर शिक्षा का विस्तार हुआ, जिससे कालाशोक को डर लगने लगा कि कहीं से हमारे राज्य पर आक्रमण न हो जाए। तो इसने क्या किया, जो इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी वैशाली, तो इसने क्या सोचा कि वैशाली से पटना, जो पुराना नाम पटना का क्या था, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजनीतिक राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, तो ताकि वहाँ से जिसके राजनीतिक वो थे, मतलब जो राजनीतिक फैसले लिए जाते थे वो पाटलिपुत्र से लिए जाते थे। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो कालाशोक है उनकी मृत्यु के बाद जो है नंदीवर्धन, जो शिशुनाग वंश है वो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नंदीवर्मन के बारे में। तो नंदीवर्मन ने एक अपना सेनापति किसको बनाया, महापद्म को बनाया। जो महापद्म हैं उनको अपना सेनापति बनाया। और नंदीवर्मन है जो वो एक अयोग्य शासक था, मतलब एक बकलोल टाइप का शासक था, जो जिसे कुछ भी नहीं आता था। तो महापद्म ने क्या सोचा, तो महापद्म ने इसकी नंदीवर्मन की मृत्यु कर दी, मतलब हत्या कर दी, और इसने अपना शासक स्थापित कर लिया। तब यहाँ से हुआ नंदवंश का उदय। चलिए हम नंदवंश के बारे में बात करें तो जो नंदवंश है इसका जो कार्यकाल है वो 364 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो और इसके जो संस्थापक हैं, मतलब स्थापना जो नंदवंश की थी वो महापद्म नंद ने की थी, क्योंकि इन्होंने नंदीवर्धन की मृत्यु की थी, हत्या की थी, तो इसने अपना शासक स्थापित किया था। उसका क्या नाम था, नंदवंश। तो नंदवंश को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम नंदवंश के सभी शासकों को एक एक करके देख लेते हैं। तो नंदवंश के जो पहले शासक हैं वो है महापद्म नंद। जो महापद्म नंद हैं वो उनके पास एक बहुत ही विशाल सैन्य शक्ति थी, जिसके पास 2000 पैदल सैनिक और 8000 अश्वारोही और 8000 संग्राम रथ थे और 6000 हाथी थे। मतलब इनकी एक विशाल सेना थी, जिससे यह किसी भी देश पर या किसी भी राज्य पर आक्रमण करने के लिए सक्षम थे, और किसी भी युद्ध में जीतने के लिए इनके पास एक अच्छी रणनीति थी। जो महापद्म नंद है वो एक क्षूद्र जाति से थे। क्षूद्र जाति से होने के कारण ये क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करते थे, मतलब बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अपने इतिहास में क्षूद्रों को बहुत ही गंदी नज़र से देखा जाता था और उनको किसी भी स्थान और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब आज्ञा नहीं थी। तो जो महापद्म नंद थे वो क्षत्रियों से बहुत ही नफरत करते थे। तो इन्होंने क्या किया, सभी क्षत्रियों का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ली और तब इन्हें सर्व छत्रांतर की उपाधि से नवाजा गया। मतलब इन्हें सर्व छत्रांतर की, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, मतलब सर्व छत्रांतर की उपाधि दी गई। चलिए इन्होंने फिर क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। जो महापद्म थे उन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इन्हें एक राट की उपाधि दी गई।
किसकी उपाधि दी गई? एकराट की उपाधि दी गई। फिर महापद्मनंद की मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था घनानंद, वैसे तो माना जाए तो महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, लेकिन 8 पुत्रों में सबसे अंतिम पुत्र था घनानंद। इसने इस यहाँ पर शासन अपना किया। चल, जो घनानंद था इनका पुत्र, तो घनानंद एक बहुत ही शराबी और अहंकारी राजा था, ठीक है, जो पूरे दिन अपने शराब में डूबा और अपनी मस्ती में रहता था। वो किसी की भी बात को नहीं सुना करता था। घनानंद जो था इस वंश का बहुत ही क्रूर शासक माना गया है। तो घनानंद ने क्या किया? कलिंग में एक नहर को बनवाया। इसने क्या किया? नहर का निर्माण करवाया। घनानंद एक ऐसा शासक था जिसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। जैसा कि आपको मैप में ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, भारत जो नक्शा है इसमें क्या होगा, एरिया जो दिख रहा है आपको, यह पूरा जो शासक है वो घनानंद के अधीन था, जो उसके पिता महापद्मनंद के द्वारा मिला था। तब इसी बीच घनानंद के शासन काल में सन 322 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी तट से मतलब इसके शासन पर हमला किया। सिकंदर जो था उसे पूरे विश्व पर अपना राज्य शासन स्थापित करने का भूत सवार हो गया। तो जो सिकंदर है उसने क्या किया? पूरे विश्व पर अपना झंडा फहराने के लिए निकल पड़ा। तब जब मगध पर आक्रमण करने के लिए आया, मतलब घनानंद के शासन मतलब जो राज्य था, राज्य क्षेत्र पर जो शासन करने के लिए, राज्य पर हमला करने के लिए आया, तो इससे कई और राजाओं से पहले सामना करना पड़ा। जैसे कि आपको ये एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर तक्षशिला और 2 महाजनपद थे। तो इन्होंने यहाँ के जो राजा थे तो इनसे पहले सामना किया गया। पहले इसने सिकंदर ने कहा कि आप हमारे अधीन हो जाइए तो हम आपको बख्श देंगे। तो जो प्रथम जो शासक था, अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? वो था आम्बिक। आम्बिक ऐसा राजा था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद जो चाणक्य था उसने क्या किया? जो सिकंदर आक्रमण करने के लिए घनानंद पर आ रहा था, तब चाणक्य जो थे वो घनानंद के पास गए। तो घनानंद से कहा कि आपके क्षेत्र पर जो सिकंदर वो आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तब यह जो घनानंद है बहुत ही शराब में डूबा हुआ था, तो नशे में था। तो इसने क्या किया? अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे चोटी पकड़ के राज्यसभा से बाहर निकाल दिया जाए। तो जब इसकी चोटी पकड़कर बाहर खींचा जा रहा था, तब इसमें जो चोटी में जो गांठ पड़ी थी तो वो खुल गई। तब जो ब्राह्मण होते हैं उनके चोटियों में जो गांठ होती है वो खुल गई, ठीक है। तब चाणक्य ने वहीं पर प्रण लिया कि जब तक तेरा सर्वनाश मतलब घनानंद का सर्वनाश नहीं कर देता, तब तक वह अपने केसों में चोटी नहीं बांधेगा, मतलब गांठ नहीं बांधेगा। तब ये गया सिकंदर के पास। ना जाकर ये इनका जो एक शिष्य था वो था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से कहा कि आप इतने काबिल बनिए कि आप घनानंद की क्रूरताओं को मिटा सकें और यहाँ के शासन में जो रहने वाली नागरिक है वो इससे मुक्त हो सकें। तो इसने क्या कहा? आप पहले सिकंदर से युद्ध कीजिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि उनकी इतनी विशाल सेना होने पर मैं कैसे उनसे लड़ूं। तब उनकी सेनाओं में भ्रम फैला दिया गया। तो भ्रम के द्वारा जो सिकंदर था, चलिए हम आप कुछ सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जो जन्म है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता का जो नाम है वो था फिलिप, जो मकदूनिया के शासक बना, ठीक है। जो इनके पिता जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। और आप जैसा कि मैंने बताया आपको, जो सिकंदर का जो एक सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। कौन सा था? सेल्यूकस निकेटर। तब सिकंदर है जो वो वहाँ से मतलब भ्रम फैलाने के बाद सिकंदर और वहाँ से लौट गया। तब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें चाणक्य नीतियों से इतना परिचित और इतना काबिल बना दिया था कि वो किसी भी शासक को आसानी से हरा सकते थे। कहा जाता है चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जिनकी नीतियों से कोई नहीं बच पाया। वो एक ही कुशल व्यक्ति था जो नीतियां बनाने में निपुण था। कहा नहीं जाता कि चाणक्य राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। तो ये थे। तब उन्होंने जो उनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, तब उन चंद्रगुप्त ने घनानंद को मारा और अपना शासन कहाँ स्थापित किया। इस प्रकार से हमारा जो नंद वंश है उसकी समाप्ति होती है। तो चलिए, जो इसकी जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है
और आपके वनडे एग्जाम से लेकर सिविल तक के एग्जाम में आपके काम आएगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरविंद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम अपने चंद्रगुप्त के बारे में और देखते हैं कि चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो किस तरह का रहा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।